नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ उपस्थित हैं बीपीएससी के लेबर एंड सोशल वेलफेयर जो सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय है हमारा, जो बहुत चर्चित है और काफ़ी लोकप्रिय है स्टूडेंट्स के बीच में। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के समक्ष। पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपना परिचय आप लोगों को दे दूँ। मेरा नाम कुणाल हुआ। मैंने एमए किया है लेबर स्टडीज़ में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से। तो मेरा लेबर स्टडीज़ से नाता रहा है और इसके अलावा मैंने बीपीएससी में भी मेरा मुख्य परीक्षा का वैकल्पिक विषय एलएसडब्ल्यू ही रहा है, तो उससे मैं सफलता भी प्राप्त किया। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूंगा हमारा, आप पीपीटी के माध्यम से आपको मैं दिखाऊंगा कि आज का हमारा एजेंडा है कि आप एलएसडब्ल्यू ही ऑप्शनल क्यों चुनें। दूसरी बात, उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पिछले 5 साल से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके ट्रेंड्स क्या हैं। उसके बाद मैं आपसे एक और जो टिप्स आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आप अपना मार्क्स को बढ़ाएं, कैसे आप बेहतर, एक एवरेज मार्क्स मिलता है जैसे 4-5 नंबर आपको मिलता है, आप ऐसा आंसर लिखें एक उसका कंक्लूजन में जिससे आपको 1-2 नंबर बढ़ जाए। तो 1-2 नंबर अगर हर एक प्रश्न में आपका बढ़ जाता है तो 6 प्रश्न होते हैं, 10-15 मार्क्स का आप एक लीड ले लीजिएगा और एबव एवरेज मार्क्स लेके आप सफल हो जाइएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ टीचिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कितने समय में करेंगे। और इसमें एक और चीज़ है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हम इसे कंडक्ट करेंगे। और ये जो पूरा जो कोर्स है वो आर कुमार सर हमारे जो आस्था आईएएस के हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश में ये कंडक्ट किया जाएगा। वो भी क्लास लेंगे और मैं उनके साथ पार्ट 1 पढ़ाऊँगा। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि एलएसडब्ल्यू हम क्यों चुनें। तो एलएसडब्ल्यू चुनने के पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि उसका सिलेबस बहुत ही छोटा है। तो छोटे सिलेबस से हमारा क्या तात्पर्य है? जब भी आप किसी सीरियस कैंडिडेट से बात करेंगे जो तैयारी करता है या जो सफल हुआ है या असफल हुआ, उसकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो भी एक सीरियसली तैयारी करता है बीपीएससी की, उसके पास अगर आप जाइएगा तो एक ही उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ना है लेकिन समय बहुत कम है। तो ऐसे में अगर आप समय को मैनेज करना चाहेंगे तो उसके लिए एलएसडब्ल्यू बहुत ही बेहतरीन आपके पास विकल्प है। जो आप बहुत ही छोटा सिलेबस है, जो कि सिर्फ 2 महीने का मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा जब आप पहली बार इसे पढ़ रहे हैं। तो और एक बार ही नहीं पढ़ना होता है, इसे आपको बार बार रिवाइज करना होता है। तो आप मेंस की परीक्षा के पहले आप रिवाइज करेंगे 2 बार 3 बार, और जो बीच में गैप मिलता है 2 सब्जेक्ट्स के बीच में जब परीक्षा होती है उसमें भी आपको एक रिवाइज करना पड़ेगा। तो इन सब जगहों पे आप समय बचाएंगे और आपकी जो बेशकीमती जो आपका समय है उसे आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे? जनरल स्टडीज़ की तैयारी में। तो जनरल स्टडीज़ में भी आप बेहतर कर पाएंगे अगर आपके पास समय बचेगा। आप ज़्यादा समय जो है जीएस को दे पाएंगे और वहाँ भी आप बेहतर करेंगे। तो समय बचाने की बातें तो हमने कर ली। और दूसरी बात, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आपने हिस्ट्री पढ़ा हो, ज्योग्राफी पढ़ा हो, या आपकी एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा गैप हो गया हो, मतलब 2-4 साल 5 साल 6 साल का गैप हो गया हो, आपको लगता है पता नहीं कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें, तो ये बहुत ही सरल है, बहुत आसानी से समझने वाला ये विषय है। और इसे आप लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण तरीके से कोई भी व्यक्ति इसे समझ सकता है। तो और इसके बाद तीसरी बात है लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स से क्या मतलब है? अगर आप किसी भी दुकान में जाएंगे बीपीएससी से संबंधित बुक खरीदने के लिए, आप कहेंगे कि मुझे एलएसडब्ल्यू का बुक दो, तो वो 1 से 2 मैक्सिमम बुक दिखाएगा और आपको एक ही किताब पढ़नी है। अब जब लेबर लॉ है तो वो कहीं पे भी बदलाव तो उसमें होगा नहीं, लेबर लॉ एज इट इज़ है। जो श्रम कानून हमारा है, कोई भी कानून है, सब जैसे जैसे सरकार ने बनाई है वैसे वैसे सेक्शन वाइज उसको छाप देते हैं किताब वाले। तो कोई भी एक पुस्तक आप खरीदिए, उसे 2 बार 4 बार पढ़िए और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद भारत का संविधान, इसके बारे में तो सभी पढ़ाई करते हैं, आप हो हम हो, कोई भी जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है वो भारत का संविधान जरूर ही पढ़ता है। तो एक जो प्रश्न जो है बार बार एलएसडब्ल्यू में पूछा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, भारत के संविधान से, इसमें लेबर से संबंधित क्या क्या बातें की गई हैं और कहाँ कहाँ पे इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सेक्शन 4 है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है, वहाँ पे इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है। जैसे उदाहरण बतौर मैं आपको कहूँगा, आर्टिकल 19 में कहा जाता है कि हमें आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आप यूनियन बना सकते हैं। तो उसका एक उदाहरण होगा आपका लेबर में
ट्रेड यूनियन बनाने का आपको अधिकार दिया जाता है कि वर्कर्स जो है वर्कर्स एसोसिएशन बना सकते हैं, वर्कर्स कमेटी बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो एक प्रश्न का तो समझिए आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, बस उसे लेबर लॉज से उसको उदाहरण के साथ लिंक कर देना है, बस एक सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रश्न जो है। तो अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़ा है तो एक सवाल आपका ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके बाद तीसरी बात है कि ये काफ़ी स्टैटिक है, इसका जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, इसमें कुछ भी डायनेमिक बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न वो थोड़ा सा अब उसको डायनेमिक करने की कोशिश कर रहे हैं सवालों को, लेकिन ज़्यादातर स्टैटिक है। तो इसमें आप एक बार आप सब चीज़ों को याद कर लीजिए, या एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवाइज कर लीजिए, तो वही फैक्ट है, वही आंकड़े हैं जो आपको प्रस्तुत करना है आपके आंसर बुक में। तो डायनेमिक नहीं है, तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। कोई भी ऐसा प्रश्न आपको नहीं आएगा जो आपको बाउंसर हो जाएगा, अरे ये तो समझ में ही नहीं आया, ऊपर से चला गया, इसमें हम क्या लिखें। तो अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें कहीं भी कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद इसका जो पेपर 2 है वो आप देखिएगा सोशल वेलफेयर है। वो भी आप लोग जीएस में ज़्यादातर पढ़ते ही होंगे कि सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं, जो हमारा सोशल सामाजिक सुधार के लिए जो बिहार में जैसे शराबबंदी है उस कानून के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में आप अगर पढ़ते होंगे तो उसमें भी पढ़ा होगा। तो वैसे ही टॉपिक्स हैं जो समाज सुधार से संबंधित जो विषय हैं उसके बारे में इसमें आपको चर्चा की जाएगी। और ये टॉपिक मैं आपको अभी बता दूं, आर कुमार सर इस टॉपिक को पेपर 2 को कवर करेंगे, समाज सुधार, और मैं लेबर लॉज वाला पार्ट कवर करूंगा। वैसे पूरा ही सिलेबस आर कुमार सर के ही मार्गदर्शन में ये कंप्लीट किया जाएगा, मैं उनका बस साथ निभाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि LSW हम क्यों लें। तो हम LSW क्यों लें, तो इसकी चर्चा हम ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। अब अगला है इसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सिलेबस में अगर आप देखिएगा तो मैं पेपर 1 कहीं कवर करूंगा। आप देखिए कि मैंने इसे एक कंसाइज वे में आपके सामने रखा है कि ओवरव्यू ऑफ पेपर 1। आप देखिए इतने ही में पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। ये तो रुक गया, हाँ आ गया। तो देखिए ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, इसमें हमारे सिलेबस में क्या क्या है, तो ये सब टॉपिक हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, मतलब श्रम जो कानून बनता है उसके पीछे क्या क्या सिद्धांतों का हम इस्तेमाल कर, क्या क्या सिद्धांत उसमें यूज होते हैं, किस सिद्धांत को हम यूज करके लेबर लॉ बनाते हैं। उसके इतिहास के बारे में है कि उसका इतिहास कैसा रहा है, कैसे कैसे हम लॉ बनाए हैं। उसके बाद भारतीय संविधान, जो मैंने आपको पहले ही बताया, भारतीय संविधान में लेबर से संबंधित क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। और उसके बाद है 11 लेबर लॉज हैं। 11 लेबर लॉज में आपका फैक्ट्रीज एक्ट से लेके जितने भी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, इक्वल रिम्यूनरेशन का है, उसमें हम बराबर से वेजेज पे करते हैं। तो 11 लॉ हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो लेबर से संबंधित गाइडलाइंस निर्देश जारी करती है। जो भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं उसे रेटिफाई करके अपने यहाँ लॉ बनाते हैं। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो बचता है, छठा टॉपिक है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार। तो यही 6 टॉपिक्स हैं जिसमें आप लेबर से संबंधित पढ़ाई करेंगे पेपर 1 में। और आपको मैं एक बता देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है लेबर से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है उसमें आपका बना रहे। तो उसके लिए मैं इसके थोड़ी सी इतिहास की चर्चा करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उसके प्रति, लेबर के प्रति संवेदनशील हो जाएं। और जब आप संवेदनशील होंगे तो ऑटोमेटिक आपको लॉ समझने में, पढ़ने में, उसमें अच्छा लगेगा कि हाँ इसके लिए, इसमें हम लेबर के कल्याण की बात कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, कैसे उनको बेहतर उनके रहने का कंडीशन किया जा सके। तो मैं आपको
इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ, भारत का नहीं विश्व के इतिहास की। जब 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उस समय आप देखेंगे कि कई सारे फैक्ट्रीज जो हैं उभर कर आए, कई सारे उद्योगपति ने अपना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, फैक्ट्रीज बनाए और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। और उसी शताब्दी में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट का नाम आप लोग ने सुना होगा, एडम स्मिथ। उनकी एक किताब आई थी वेल्थ ऑफ नेशन। तो उसमें उन्होंने चर्चा की थी लेसेस फेयर की, फ्री मार्केट, मतलब आप सरकार को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है बाजार में, बाजार अपना स्वतः अपने आप को रेगुलेट करता है, स्वतः अपना वो मूल्य निर्धारण करता है, कितने में सामान खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। तो आपको सरकार को किसी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो इससे हुआ क्या, आप देखेंगे कि अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की तो हम बात करेंगे नहीं, यहाँ पे सिर्फ लेबर की बात करते हैं। जो मजदूर हैं, कोई भी फैक्ट्री है वहाँ पे हम मजदूर को रखेंगे ही रखेंगे। तो जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, उसको 2 चीजें दिखती हैं, एक तरफ उसका कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसकी आमदनी कितनी है, तो कितने में वो चीज को बनाए और कितने में बेचे। तो वो कोशिश करेगा कि सस्ते से सस्ते में अपना माल को बनाए। तो वहां पे वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि मजदूर को एक्सप्लॉयटेशन करे। क्यों करे एक्सप्लॉयटेशन? उसे कम मजदूरी देके उससे से ज्यादा काम करा ले। और दूसरी बात क्या है, बच्चों को भी वो इन्वॉल्व कर लेते हैं, औरतों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनसे भी बहुत ज्यादा काम कराते हैं, जितनी उनकी क्षमता है उससे ज्यादा काम कराते हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम वेतन में ज्यादा से ज्यादा सामान उनका प्रोड्यूस हो जाए, तो उनका कॉस्ट बचेगा, उनको सस्ते में सामान उनका बन गया और वो बेचेंगे उसको, तो ज्यादा से ज्यादा उनका प्रॉफिट बने। तो प्रॉफिट ही एक मोटिव है, कैपिटलिस्ट जो उद्योगपति हैं उनका एक प्रॉफिट ही मोटिव होता है जिससे वो गाइडेड होते हैं। तो इसी में वो होता क्या है कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो शुरू में तो इसकी कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन कुछ डेकेड्स के बाद जब हम 19वीं शताब्दी में आते हैं तो कुछ ऐसे फिलोसोफर्स हैं या समाज सेवक हैं, जब वहाँ के वर्कर्स की स्थिति को देखते हैं, दयनीय स्थिति को देखते हैं, उनके वर्किंग कंडीशन को, स्पेशली जो औरतें हैं और बच्चे हैं, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। आपने मार्क्स का नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स। उसके पहले भी कुछ सोशलिस्ट आए थे, समाजवाद जो विचारधारा से हैं, उन्होंने इस बात को उठाया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सरकार नियम कानून बनाने लगती है और उसमें क्या नियम बनाती है कि कितने घंटे वो काम करेंगे, बच्चों और औरतों को किस किस काम में आप लगाएंगे, उनसे कितना काम कराएंगे, उनको कितनी मजदूरी देनी है, उनकी मेहनतना कितनी देनी है, उनका जीवन स्तर को कैसे बेहतर बनाया जा सके। तो धीरे धीरे इसमें वर्कर्स का भी बहुत महत्व है। उन लोगों ने यूनियन बना के कहीं विरोध जाहिर किया, तो जिसके कारण से कुछ जो लॉ के थ्रू, जो है लेजिस्लेशन के थ्रू है, उनको उनके जीवन को बेहतर बनाया गया। तो आपको मैं भारत में उस समय तो ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिशर्स का राज था यहाँ पे। तो आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे उस टाइम में जो लॉ बनते थे, लेबर लॉज, वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट और उनके कैपिटल, मतलब जो उन्होंने पूंजी लगाया है, उसी की रक्षा के लिए बनाए जाते थे। एक आपको मैं लॉ बताता हूँ, असम टी फैक्ट्री में टी प्लांटेशन एक्ट उन्होंने बनाया था और उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बनाया था। तो आपको ये सोचकर ताज्जुब होगा कि उसमें लेबर को रखा तो जाता था, लेकिन वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता था। अगर वो फील्ड को छोड़ के जाता है, जहाँ पे चाय का बागान है, उसको अगर छोड़ के जाता है या भागता है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था और उसको इसके तहत सजा भी दी जा सकती थी। तो आप देखिए कि लेबर को कैसे उस समय ट्रीट किया जाता था। लेकिन आने वाले समय में हुआ क्या, भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करने लगा और इंग्लैंड के बाजारों में भारतीय जो टेक्सटाइल की जो वस्तुएं, कपड़े हैं, वो इंग्लैंड में प्रवेश करती हैं और वो इतना सस्ता होता है कि वहाँ के जो मैग्नेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लंकाशायर और मैनचेस्टर वाले, उनको ये खटकती है कि हम इनसे कैसे कॉम्पीट करेंगे, ये तो सस्ते में बना रहे हैं। तो उन्होंने फिर प्रेशर किया कि आप वहाँ भी जो हमारे यहाँ जो लेबर लॉ लगाए हो ब्रिटिश में, वो इंडिया में भी लगाओ। तो उनका ये कभी मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि
मजदूर का कल्याण हो। उनका यही था मकसद कि उनकी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचे। जब आप लेबर लॉ लगा देते हैं, श्रम कानून बना देते हैं कि इतना वेजेस देना ही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उत्पादन का जो शुल्क है वो बढ़ जाएगा। पहले तो आप उनसे कितना भी काम करा लो, कम मजदूरी दे दो, लेकिन जब लॉ के तहत आते हैं तो आपको उनको एक मिनिमम वेजेस देना है। नंबर ऑफ आवर्स जो है 8 से 9 घंटे, उससे ज़्यादा आपको काम नहीं कराने हैं। बच्चों और औरतों को रात के शिफ्ट में काम नहीं कराना। तो ये सब रेगुलेशन, पहला फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1881 में, वो भी इंडिया में लागू हुआ था। तो ज़्यादातर हमारे जो फैक्ट्रीज एक्ट हैं, आप देखिएगा ब्रिटिश ओरिजिन ही है उनका, ब्रिटिश में जो लागू हुआ उसको देर सवेर उन लोगों ने इंडिया में भी लागू किया है। तो मुख्य उद्देश्य उस समय यही था। धीरे धीरे जागरूकता आई भारत में, नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, लीडर्स ने बातें उठाना शुरू की, तो जाके धीरे धीरे श्रम कानून में बदलाव हुए और लेबर की पक्ष में जाने लगे ये लोग। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है मजदूर की। उसके बाद आज़ादी के बाद भी जब हमारा संविधान बन गया, तो संविधान एक सोर्स है जिसके तहत कई सारे कानून बने। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार हम बात करते हैं भारतीय संविधान में। तो उसका कहाँ पे आपको लेबर में कहाँ दिखाई देता है? अगर हम इस अधिकार को अगर हम चाहें कि किसी कानून के थ्रू इसको दर्शाएं, प्रैक्टिकल उसको हम लागू करें, तो कहाँ दिखाई देता है? सबसे अच्छी बात है, समान दर से आपको जो है वेजेस देना है। किसको देना है? मेल और फीमेल, मर्द और औरत। वो अगर 8 घंटे काम करते हैं दोनों, तो दोनों को बराबर आपको तनख्वाह देनी है, मजदूरी देनी है उनको। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कैसे फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया गया है, उसका कैसा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कई सारे कानून बनाए गए जिसमें हमारे संविधान के जो भी प्रावधान थे उसको लागू करने का प्रयास किया गया। तो ये एक मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया ब्रीफ हिस्ट्री कैसे लेबर लागू हुआ। तो मैं चाहूँगा कि आप संवेदनशील हो जाएं लेबर के प्रति। उनकी कई सारी समस्याएं हैं। आज भी मैं सुबह आ रहा था तो एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हापुड़ में केमिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया है, वहाँ पे कई सारे वर्कर्स, बॉयलर में ब्लास्ट हो गया है, तो कई सारे वर्कर्स हैं वो घायल हो गए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ऐसे में कौन कौन सा लॉ लागू होता है, उनके लिए कौन कौन क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको मिलेंगी, क्या क्या एंटाइटलमेंट्स हैं, उनकी ग्रेचुइटी है या फिर अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो उनको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, उससे क्या क्या कितना पैसा मुआवजा मिलेगा, ये सब के प्रावधान हमारे लेबर के कानून में हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ों से लिंक करके देखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों को पढ़ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पेपर 2 मैंने पहले ही बताया कि आर कुमार सर इसको कवर करेंगे। मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला पार्ट वहाँ भी कवर करने का कोशिश करूँगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपकी महत्वपूर्ण कड़ी है, आप लोगों की जो तैयारी होगी एलएसडब्ल्यू की, सबसे महत्वपूर्ण उसमें मैं तो कहता हूँ उसका 50% रोल इसी का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो पिछले 4-5 साल के जो प्रश्न पत्र हैं, अगर आप उनको देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और आप जैसे जैसे सिलेबस कवर होता है वैसे वैसे उससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं पिछले 5 वर्षों में, अगर उसको आप एनालिसिस कर लेते हैं तो जाके आपकी तैयारी जो है कंप्लीट होती है। तो हमारा यही इसमें हम यही कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे टॉपिक कवर होता है हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर भी साथ ही साथ डिस्कस करें और उसके बारे में चर्चा करें कि उसमें हम आंसर्स में क्या क्या लिखें, उसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, बॉडी में क्या लिखें और कंक्लूजन में क्या लिखें, जिससे आप बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकें। तो अगर हम रिसेंट पैटर्न की बात करेंगे तो पिछले 4-5 सालों में काफ़ी बदलाव आया है। 56-59 जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम अलग पैटर्न था और उसके बाद से अलग पैटर्न है। तो अब देखिएगा कि 300 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 6 प्रश्न आंसर करने होते हैं। 2 पार्ट में होते हैं। पार्ट 1 जिसमें 6 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको 3 आंसर करने हैं। फिर उसके बाद पेपर 2 में भी उसी तरह से 6 प्रश्न होते हैं, उसमें से 3 आंसर करने होते हैं। हर एक प्रश्न का अंक बराबर होता है, तो 50-50 मार्क्स के होते हैं। 6 प्रश्न लिखने होते हैं, 300 मार्क्स आपके हो गए। तो पेपर 1 में जब हम बात करेंगे तो पेपर 1 में आप देखिएगा कि जो सिलेबस का जो टॉपिक है, तो लेबर लॉ है 11, उससे समझिए कि 50% क्वेश्चंस आते हैं।
और जो बाकी के 50% क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं? तो वो जो मैंने बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रावधान, फिर उसके बाद ILO, और बिहार में लेबर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उस इन सब टॉपिक्स से बाकी 3 प्रश्न आते हैं। तो आपको 3 प्रश्न ही लिखना है, तो आप लास्ट मोमेंट में सेलेक्टिव भी हो सकते हैं कि ये इन टॉपिकों को हम कवर कर लें अच्छी तरह से, तो मेरा हो सकता है 3 प्रश्न हो जाए। ये हम लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाएं इसकी थोड़ी सी चर्चा करता हूं। जैसे आप देखेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में प्रश्न आता है, तो अमूमन क्या होता है, सारे लोग फैक्ट्रीज के एक्ट को पढ़े होते हैं, उसके सेक्शंस को जानते हैं, कहाँ पे सेफ्टी का प्रावधान है, कहाँ पे हेल्थ एंड सैनिटेशन का प्रावधान है, कहाँ पे विमेन और चिल्ड्रन के लिए प्रावधान है, कहाँ पे कैंटीन, उनके भोजन के लिए जगह देने की बात की गई है, कहाँ पे उनको लिखा गया है कि उनको कार्य में आधे घंटे का एक ब्रेक होना चाहिए, कितने घंटे का कार्य होना चाहिए, औरतों और बच्चों को उससे कितने घंटे का, ये सब लोग लिखेंगे, लगभग सब लोग सेक्शन के साथ कि इस अमुक सेक्शन से अमुक सेक्शन के अंतर्गत इस चीज़ की बात की गई है। आप कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं? आपको तो एवरेज से बेहतर करना है, तो आपको बेहतर बनाने के लिए क्या करना है? आपको उसमें असेसमेंट करना है उस लॉ का। आप एक स्टेप आगे जाइए और आगे जाइए। आप ये देखिए कि आज़ादी के बाद जब फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लागू हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या जो जानलेवा दुर्घटनाएं हैं वो कम हुई हैं भारत में, इसके बारे में आप चर्चा कर दीजिए। और कम हुई हैं, किस रफ्तार से कम हुई हैं। आप अब विकसित देशों से तुलना कीजिए, भारत का या बिहार का, कि विकसित देशों में जो एक्सीडेंट की जो दर है और हमारे यहाँ, वो दोनों को कंपेयर करके दिखाइए कि हम वहाँ उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं। और जब ये आप कंपेयर करेंगे तो उस फैक्ट्रीज एक्ट की कमियों को भी आप उजागर करेंगे, तब आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या और डेवलपमेंट होने की गुंजाइश है। कुछ रिकमेंडेशंस भी आए थे, फर्स्ट लेबर कमीशन का रिकमेंडेशन है, सेकेंड लेबर कमीशन का रिकमेंडेशन है, और अभी रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। आप देखिएगा जब से ये नई सरकार आई है तो लेबर कोड्स की बात करते हैं, जिसमें हम लोग रेशनलाइजेशन ऑफ लेबर लॉज की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से उसको सेग्रीगेट करें और कम से कम प्रावधान हो और बेहतर तरीके से उसको लागू कर सकें। तो ये जब तक आप कंक्लूजन में नहीं लिखेंगे तो आपको 1 या 2 मार्क्स जो एक्स्ट्रा जो प्राप्त करना है वो नहीं मिलेगा। तो ये अगर आप हर एक लॉ में अगर आप करते हैं, या अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो संविधान के प्रावधान से उसको लिंक कर दीजिए कि संविधान क्या कहा था और हमने क्या प्राप्त किया है और इस दिशा में और क्या क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। और नहीं समझ में आए तो ILO का जो कन्वेंशंस है, उसके जो उसने दिशा निर्देश हैं, उसमें क्या क्या बातें कही गई है और हमने क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या अचीव किया और क्या क्या रह गया है, और इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। ये 3 से 4 लाइन लास्ट में अगर आप उसको ऐड कर दीजिएगा तो आप बेहतर मार्क्स आपके हो जाएंगे, 2 से 3 मार्क्स आपका बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं। जब आप किसी लॉ को पढ़ते हैं, जब पहला टॉपिक आप देखिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, किस किस सिद्धांत के आधार पे हम लेबर लॉ बनाते हैं, उस सिद्धांत से उस लॉ को लिंक कर दीजिए। ये किस सिद्धांत के आधार पर ये लॉ बनाया गया है, तो क्या उस प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने अचीव किया है, उस प्रिंसिपल की तरफ कितना आगे बढ़े हैं, कितना बाकी है, ये सब बातें बताएंगे तो आपका मार्क्स बेहतर होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि हमारा जो मोड ऑफ क्लासेज होगा, जो हम लोग क्लास कंडक्ट कराएंगे वो कैसे कराएंगे, कितने समय में इसे कंप्लीट कराएंगे और क्या हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। है क्या, पेन ड्राइव में है? हाँ ठीक है। तो अभी हमने जो एक प्रारूप तैयार किया है कि कैसे हम पढ़ाएंगे, तो अभी हमने सोचा है कि 15 जून से हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग, और सुबह 9 से 11 बजे तक, और दोनों मोड में ये क्लासेस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, अंग्रेजी और हिंदी दोनों टर्म आपको बताए जाएंगे। लेबर में ज़्यादातर वैसे अंग्रेजी में ही है, लेकिन हिंदी में भी आपको कोशिश करेंगे उन टर्म्स को आप जान जाएं ताकि थोड़े आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लेबर लॉ जो भी है वो PPT मोड से ही आपको पढ़ाऊं,
ताकि आपके पास भी ये पीपीटी रहेगा जिससे आपको रिवीजन करने में इस सब में आसानी होगी। मैं जितने भी 11 एक्ट हैं उनको तो मैं कोशिश करूंगा कि पीपीटी के माध्यम से ही आपको बता दूं, और जो क्लास होगा उसमें आप नोट्स लिख सकते हैं, उसमें डिक्टेट भी करूंगा थोड़ा बहुत, और बाकी ये पीपीटी रहेगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर उसके बाद दोनों, जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये क्लासेस किए जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आप आस्था बीपीएससी आस्था आईएएस का जो ऐप है उस पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जब आप एक बार आप इनरोल करेंगे तो उस वीडियो को आपके पास एक्सेस 1 साल के लिए रहेगा। उसको आप जितनी बार चाहे आप उसको देख सकते हैं, जितनी बार उसको आप सुन सकते हैं, रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। और जो लोग ऑफलाइन मोड क्लास में आएंगे उनके लिए भी ये सुविधा अवेलेबल है। तो ये हमारा मोड ऑफ टीचिंग है। इसके बाद मैं बताऊंगा, अगर आप लोगों को इसके अलावा अगर आगे क्वेरी करनी हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करता हूं, जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके आप इनसे बात करके आगे जो भी आपको जानकारी हासिल करनी है इनसे आप कर लेंगे। तो ये था पीपीटी। अब मैं चाहता हूं कि कुछ आपको प्रश्न पत्र दिखा दूं, जो प्रीवियस ईयर जो हमारा जो ट्रेंड है, और हम जो सिलेबस के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें जाके कवर करेंगे। जो आप देखिएगा सिलेबस तो 6 पॉइंट में वो कवर कर दिया है पूरी, लेकिन जो अब जो सवाल का जो ट्रेंड आ रहा है वो रिसेंट डेवलपमेंट्स को ऐड कर रहा है। तो मैं आपको चाहूंगा कि वो कुछ प्रश्न पत्र आपको दिखा दूं, जिससे आप ये समझें कि सिलेबस यहीं तक सीमित नहीं है, कुछ हमें नई चीज़ें भी इसमें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जो मैं आप लोगों के समक्ष जो चर्चा किया था कि भारतीय संविधान के से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है हर मतलब ऑल्टरनेट ईयर। आप देखिएगा कि देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में विभिन्न श्रम विधानों की प्रगति में भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका का वर्णन करें। तो पहले सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता था कि भारतीय संविधान के प्रावधानों को आप बता दें, लेकिन अब देखिए कि वो आईएलओ के साथ उसको जोड़ के ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये सब नए बदलाव हैं जो आप सवाल देख के ही समझ गए होंगे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है और प्लस भारतीय संविधान, ये दोनों के विधाओं को देख के आपको उसके डेवलपमेंट को, लेबर जो लेजिस्लेशन का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है इस सवाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आईएलओ से सवाल है ये, आईएलओ के गठन और कार्यकलाप के संक्षेप में समझाइए। तो सीधा सीधा प्रश्न है ये, हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो इसको बहुत आसानी से आंसर कर पाइएगा। देखिए, जब आप फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड प्रावधान है उसके बारे में ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। तो सीधा आपसे वो पूछेंगे तो आप तो 50 पेज में भी उसका आंसर नहीं कर पाइएगा। तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड पार्ट के बारे में पूछते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या है, उनके कार्य समय, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित क्या क्या प्रावधान है स्पष्ट करें। अब इसी का आंसर जब आप लिखने जाएंगे तो ये सेक्शन के साथ, सेक्शन को कोट करते हुए कि उनके कार्य का समय क्या निर्धारित किया गया है, उनके हेल्थ से संबंधित क्या बातें की गई हैं, और उनके वेलफेयर से क्या क्या संबंधित प्रावधान है, आप इसमें जो है लेबर लॉ के सेक्शन को कोट करते हुए बता देंगे। यहां तक तो खत्म हो गया। इसके आगे आप क्या करेंगे, स्पष्ट करें। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 लाइन भी बताते हुए आगे बढ़ेंगे। बस कंक्लूजन में आपको 2 लाइन इसमें बस ऐड कर देना है, ये प्रावधान थे लेकिन अभी आज के समय में ये बदलाव हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से लेबर लॉ को भी में भी बदलाव करना वांछित है। तो इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कैसे सवाल का जो स्वरूप चेंज हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा था। इसमें सीधा ये नहीं पूछा है कि सामान्य पारिश्रमिक विधिनियम के बारे में आप लिखें, पहले तो शॉर्ट नोट या कुछ भी लिख देता। अभी देखिए क्या सवाल है, क्या आप मानते हैं कि सामान्य पारिश्रमिक विधिनियम के अनुसार बिहार राज्य में महिला कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में पूर्ण न्याय मिलता है? तो आप देखिए, ये जो भी कानून है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड जो फॉर्मल सेक्टर हैं उन्हीं पे ये लागू होता है, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं या छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो फैक्ट्री के डेफिनीशन जो जैसे ये जो कानून के अधिनियम के अंतर्गत आते ही नहीं हैं। तो
ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ पे ये लागू ही नहीं होता है। तो कई सारे अधिनियम ऐसे हैं जिसमें लूप होल्स हैं, जिसका यूज करके लोग न्याय नहीं करते हैं। तो आपको कुछ उदाहरण के साथ इसको जस्टिफाई करना है कि क्या पुरुष और महिला को एक समान वेजेज मिलते हैं। जैसे हम जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, हम सरकार में आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पुरुष को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है और महिलाओं को कम मिलती है। सबको बराबर सैलरी का अधिकार है, सब बराबर काम करते हैं, बराबर के हकदार हैं। लेकिन क्या ये सभी सेक्टर्स में होता है? क्या आप एग्रीकल्चर, जो बिहार का जो प्राइम सेक्टर है, सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे पुरुषों और महिलाओं को बराबर तनख्वाह दी जाती है? तो अगर आप पाएंगे कि इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, तो उसके बारे में आपको चर्चा करके कुछ उदाहरण के साथ, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप बीड़ी वर्कर्स हैं हमारे यहाँ बिहार में, उनकी चर्चा करें और कैसे आप देखिए कि कैसे उनको कम पैसे दिए जाते हैं और पुरुषों को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करके और आपको कुछ सॉल्यूशन भी बताना है। एज एन ऑफिसर आपको जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, पॉजिटिव बातें करनी है और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताना है कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे जो है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन बिहार जो है उसको कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए ताकि आप जो है न्याय कर सकें। देखिए ये आजकल शॉर्ट नोट, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 3 पार्ट में छोटे छोटे हैं, सीधा टॉपिक सिलेबस को ही लिख दिया है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि सिलेबस में आपको कहीं भी ये बात नहीं लिखी होगी, प्रोपोज्ड लेबर कोड, प्रस्तावित श्रम संहिता, ये तो अभी प्रोपोज्ड ही है, लागू भी नहीं हुआ है। अभी केंद्र सरकार ने ही इसे अभी कोडिफाई किया है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में भी आपको जानना है, ये सिलेबस के बियॉन्ड है। तो आपको इसके बारे में जानना है कि प्रोपोज लेबर कोड जो है, 4 लेबर कोड हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान है, किन किन कानूनों को एक साथ समायोजित करके 4 कोड बनाए गए हैं, हर एक कोड में अलग अलग लॉ को रखा गया है। तो आप उस क्लासिफिकेशन को जानना है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसमें क्या सुधार की गई है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। और ये तो सीधा सीधा प्रश्न है, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म इन बिहार, और ऊपर वाला जो सिलेबस से ही सीधा उठा कर रख दिया है, प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो आप देखेंगे कि 70-80% सवाल जो हैं वो सीधे प्रश्न आते हैं सिलेबस में, जो एज इट इज लिखा हुआ वैसे ही सीधा उतार दिया जाता है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा दाहिने बाएं सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो नोट्स हैं, सिलेबस हैं, जो बुक है, उसी को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, और जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका मार्क्स बेहतर होगा। और ये रिसेंट डेवलपमेंट आपको हर एक आंसर में रिफ्लेक्ट करना है। ऐसा होना चाहिए कि आप अपडेटेड हैं, आपको जो है नया जो बदलाव आया है उसके बारे में आपको जानकारी है। तो ये सब चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे, नए डेवलपमेंट। आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे आजकल जो पुरानी परंपरा थी कि वर्कर एक फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ पे उसका वहाँ फैक्ट्री का मालिक होगा, उसको रोजगार देगा, उसको तनख्वाह देगा, उसको छुट्टी की सुविधा देगा, हर चीज़ करेगा। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड है जिसे लेबर कोड में भी शामिल किए जाने की बात की जा रही है और शामिल किया जा रहा है। आप एक नया टर्म सुने होंगे, गीक वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जैसे ओला वाले हैं, ऊबर वाले हैं, या जोमेटो है, स्विगी है, इसमें काम करने वाले लोग हैं। ये लोग कहाँ जाते हैं? कहीं भी मार्केट में आपने जाके देखा है स्विगी का ऑफिस कहाँ है? कहीं आपने देखा है? नहीं देखा है। कहीं भी ओला का ऑफिस देखा है? नहीं देखा है आपने। अगर इनको अगर कुछ समस्याएं होती है तो ये कहाँ जाएंगे? किस फोरम पे अपना कंप्लेंट करेंगे? ये अपने ग्रीवांसेस का रिड्रेसल कहाँ करने जाएंगे? उनके साथ अगर नाइंसाफी होती है, उनके लगता है कि हमें भी श्रम कानून का लाभ उठाना चाहिए, तो उनके लिए कोई कानून है ही नहीं, ना ही उनके लिए कोई सुविधा है। तो अब आज के डेट में क्या हो रही है, जब जैसे जैसे काम का स्वरूप बदल रहा है, नेचर बदल रहा है, तो हमें अपने लॉ में भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो लेबर कोड में भी कुछ प्रोपोजल्स दिए गए हैं जिसमें वो गीक और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल करने की बात की जा रही है। उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत उनको लाए जाने का प्रावधान बनाया जा रहा है। तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे और जानेंगे और रिसेंट डेवलपमेंट को भी समझेंगे क्या है। तो ये तो सीधा सीधा ये भी प्रश्न है, और ऐसे ये सेक्शन 2 का है, तो इसको हम अभी तत्काल छोड़ देते हैं और दूसरे वाले को देखते हैं। ये है 66th जो बीपीएससी कंडक्ट किया गया, उसका ये प्रश्न है। तो ये देखिए, जो आपको मैंने आज एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई है उसमें आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। भारत में श्रम कानून की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें।
तो दो चार कारक हैं जो आप समझिएगा कि आज़ादी से पहले भी कुछ कानून बनाए गए हैं। इसे हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक आज़ादी से पहले और एक आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले तो हमारा संविधान था नहीं, तो कैसे कानून बने? स्वाभाविक सी बात है, ब्रिटिशर्स ने बनाए होंगे। किस कंडीशंस में बनाए, क्या क्या प्रेशर उन पर डाला गया, उसमें भारतीय नेशनल मूवमेंट जो लीडर्स हैं उनका क्या योगदान है। फिर उसके बाद जो आइडियाज़ हैं, जैसे रसिया में रेवोल्यूशन हुआ, समाजवादी क्रांति की बात करते हैं हम लोग, समाजवाद, मार्क्सवाद, ये सब कैसे प्रभावित करता है लेबर कानून को। उसके बाद आज़ादी के बाद तो हमारे पास संविधान है, संविधान के बाद हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, फैक्ट्रीज में होने वाले इश्यूज़ के बारे में हम जानते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप इसमें बातें कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो और बेहतर इसका आंसर आप कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं पिछले साल भी पूछा था और इस साल भी ये सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। और ये भी कहता है कि अब स्वरूप जो बदल रहा है उसमें देखिए, उसमें एक और सेंटेंस जोड़ दिया है। क्या आपको लगता है कि प्रावधान भारत में विभिन्न श्रम समस्याओं को संभालने के लिए पर्याप्त हैं? टिप्पणी करें। इसमें आपकी वो राय जानना चाह रहा है कि क्या आपको लगता है कि संविधान में जो जो प्रावधान है वो उपयुक्त है, या फिर वो कम पड़ रहे हैं और ज़्यादा कुछ प्रावधान होने चाहिए थे। तो जब आप सारे लेबर लॉज को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप जानेंगे कि क्या क्या इसमें बातें लिखी जा सकती हैं। संविधान तो बस एक मार्गदर्शन हमें देता है, एक मिरर की तरह, एक आईन की तरह है, जिसे हम देख के हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो बस एक दिशा निर्देश देता है। मुख्य बात तो है कि हम लेबर लॉ कैसे बनाते हैं उस दिशा निर्देश को पालन करने के लिए। तो क्या हम सारे चीज़ों को कवर कर पाते हैं? अब तो संविधान सीधा कह देता है कि समानता का अधिकार है, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देख पा रहे हैं क्या कि सबको समान तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? जब आप रोजगार के लिए जाते हैं वहाँ भी देखिए कि पुरुष की प्रधानता है, महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। लेबर के काम में भी यही स्थिति है। तो क्या ये संविधान की कमी है या हम लोगों में कमी है जो लागू कर रहे हैं या जो कानून बना रहे हैं? तो इन सब टॉपिक्स को आप समझेंगे तो इसका आंसर आप बेहतर कर पाएंगे। और इसके भी कंक्लूजन में आप कुछ उदाहरण के साथ अगर कुछ स्पष्ट कर दें तो बहुत बेहतर है, आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। फिर से ये जो है आप देखिएगा, लेटेस्ट जो हमारा जो समसामयिक घटनाएं हैं, कोविड-19 से इसको रिलेट करके पूछा है। आईएलओ तो पहले आईएलओ के सीधे पूछ देता था, आईएलओ के बारे में आप चर्चा करें, लेकिन अब देखिए कैसे इसको बदलाव किया है। ये जो नए बदलाव हैं एलएसडब्ल्यू में, कोविड-19 के संकट के सामाजिक आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए प्रभावी है क्या? जब आप आईएलओ के प्रोविजंस को पढ़ेंगे, उसमें सोशल सिक्योरिटी की बात है। आप कोविड-19 में देखे होइएगा कि कई सारे लेबर्स, मजदूर जो फैक्ट्रीज जो थे ऑटोमोबाइल्स के, स्पेशली जो मारुति के थे या hyundai के थे, सारे बंद हो गए, कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो जो उसमें जो मजदूर जो कार्यरत थे उन्हें क्या करना पड़ा? जब फैक्ट्रीज बंद हो गई तो आप वहाँ से चले जाइएगा, घर चले जाइएगा अपने आप। तो इस समय में आईएलओ में एक प्रावधान है कि जब आप टेम्पररी हटाते हैं लोगों को, फिर बाद में तो आप बुलाइएगा उनको काम पे, जब काम फैक्ट्री खुलेगा। तो इस समय क्या उनको वेजेस दिए जा रहे थे? क्या उस टाइम उनका जीवन यापन के लिए उपयुक्त वेजेस या सैलरी दिए जा रहे थे जिससे वो अपना और परिवार का पालन कर सकें? ये सब बातें आपको कोविड-19 के समय में करना पड़ेगा। और जब कोविड खत्म हुआ तो क्या उन वर्कर्स को वापस फिर से ले लिया गया फैक्ट्री में या फिर नए वर्कर्स को लिया गया? तो कई सारी बातें हैं। आप देखिएगा कि घर से काम कर जो सर्विस सेक्टर में हो, घर से काम करने लगे, फिर अभी वापस उनको बुलाया जा रहा है। तो आप देखिएगा कि पुरुषों की संख्या जो है वो तो एज इट इज़ पुराने वाले पे पहुंच गए, लेकिन महिलाओं के साथ महिलाओं की जो संख्या है वो थोड़ी डिक्लाइन हुई है। ये अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आया था, उसमें दिया गया है। तो देखिए कैसे स्वरूप बदल रहा है। करंट अफेयर्स को अब सवाल के साथ लिंक किया जा रहा है। फिर से इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है, ये भी आईएलओ से है। तो उदाहरण के साथ आपको समझाना है। तो जब आप आईएलओ पढ़ेंगे तो इसको भी आप समझ लेंगे। अब देखिए, एक ये वर्ड यूज कर दिया, ये यूपीएससी में जो पैटर्न होता है, जो आ रहा है मेंस के मुख्य परीक्षा में, उसको इन लोग बीपीएससी में भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। तो अब ये जो टर्म है क्रिटिकली एग्जामिन, अब आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है।
तो आपको सीधे ये नहीं बताना है कि श्रम कानून, जो बाल श्रम कानून है, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, कौन से सेक्शन में, कौन से धारा में कौन सी बातें लिखी गई हैं, यहाँ तक आपको नहीं रुकना है। वो तो लिखना ही है, वो तो एक पार्ट होगा, बट सिर्फ वही आंसर का पार्ट नहीं होगा, आपको इससे बियॉन्ड जाना है। अब देखिए लेटेस्ट ट्रेंड जो 2016 में, इसमें क्या संशोधन जोड़े गए हैं। तो अगर ये नहीं भी पूछता है, अगर सवाल में ये नहीं भी लिखा है, तो इस बात को आपको लिखना है कि 2016 में ये परिवर्तन लाए गए हैं इस कानून में। और क्रिटिकली एग्जामिन, इसका मतलब क्या है कि जो कानून है वो क्या अपने आप में सफिशिएंट है या फिर और उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या, क्या बच्चों का आज के डेट में कहीं पे भी उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। क्या हर जगह आप बिहार में ही जाते हुएगा, ढाबों पे जाते हुएगा, कई सारे रेस्टोरेंट पे जाते हुएगा, तो वहाँ पे आप देखिएगा जो सुदूर प्रदेश है वहाँ पे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो कहाँ इसका पालन किया जा रहा है, तो कहाँ पे चूक हो जा रही है, किस कड़ी को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। तो आप इस उदाहरण से अगर आप किसी बात को स्पष्ट करेंगे इसको, तो जाके आपका क्रिटिकली एग्जामिन होगा। आपको उसको प्रोज और कॉन्स, मतलब उसमें उसकी बुराइयों को भी आपको बताना है, उसकी अच्छाइयों को भी बताना है, और लागू करने में क्या कठिनाइयां हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। कई सारे आप देखिएगा जब इंस्पेक्शन होता है, लेबर इंस्पेक्टर होता है, वो इंस्पेक्शन करने जाता है तो छोटे बच्चों के बारे में वो सवाल पूछता है कि इनको आपने क्यों रखा है काम पे, तो उनका एक जवाब आता है कि ये हमारे परिवार से संबंधित है या हमारे रिलेटिव है। और श्रम कानून में ये बात लिखी हुई है कि आप अपने जो रिलेटिव है उनको आप काम पे रखेंगे तो वो उसका उल्लंघन नहीं हुआ। तो ये ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। तो क्या इसकी हम फर्दर जांच करेंगे, करते हैं लोग प्रैक्टिकली। तो इन सब बातों को आप जिक्र करके आप अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। देखिए अब रीसेंट अमेंडमेंट पूछ रहा है, तो श्रम कानून का जो सिलेबस आप देखिएगा तो उसमें भी लिखा हुआ है कि श्रम कानून 11 जो है और अभी तक का जो अपडेटेड है, अभी तक का जो रीसेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में भी आपको जानना है। तो 2017 में क्या हुआ है और उससे क्या बेनिफिट्स हुआ है, आप देखिएगा कि इसके लाभ के बारे में आप तो कानून की चर्चा कीजिए ही, लेकिन इसका इम्पैक्ट लार्जर स्केल पे पूरे कंट्री वाइड में क्या हो सकता है। जैसे आप और हम हैं तो सरकारी संस्था में जो लोग काम करते हैं, जो फॉर्मल सेक्टर में हैं, उनको तो 6 महीने वेतन के साथ छुट्टी मिल जाती है। 6 महीने की बात है कि मैटरनिटी लीव जो है 6 महीने की मिलेगी। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्या वहाँ पे ये प्रावधान है, उनको वेतन दिया जाता है? तो ज़्यादातर केसेस में आप आंसर पाएंगे कि नहीं दिया जाता है। और बहुत सारे जो एक बहुत बड़ा मेजर हर्डल है जो महिलाओं के लिए जो नौकरी की तलाश करती हैं, उसमें यही दिया जाता है कि ये तो मैटरनिटी बेनिफिट के अंतर्गत, ये मातृत्व लाभ के अंतर्गत छुट्टी पे चली जाएंगी और इन्हें हमें बिना मतलब का पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, कई सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि इन्हें नौकरी में ही नहीं रखें। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और इनको कैसे सुधार लाया जाए, समाज में कैसे इसको सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप चर्चा करते हैं तो जाके आपका आंसर बेहतर होगा। मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी चर्चा की गई है। अगर आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मैटरनिटी के बारे में किया गया कि उनको प्रोटेक्ट करना है। उस टाइम पे उनका जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर के साथ, वो कैसे कंटिन्यू हो, प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद वो कैसे वापस आए और फिर से पुरानी तरह से वो काम अपना करना शुरू करें और उसी वेतन पे काम करें। तो ये सब एक बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने उत्तर में अगर आप लिखते हैं, अगर इस बात की चर्चा करते हैं, तो जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा, तभी आपको बेहतर मार्क्स पाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल काफ़ी सिंपल, जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो बिहार का है 1953 में बनाया गया था, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे क्या क्या इसमें आंसर लिखना है। तो जैसे मजदूरों को जो वेतन दिया जाता है, तो अब जैसे जो सरकारी तंत्र में है या फिर फॉर्मल सेक्टर में है, आप देखिएगा कि रिटायर होने के बाद भी उनको पेंशन का प्रावधान है, उनको चिकित्सा के लिए भी प्रावधान दिए जाते हैं कि आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में
मुफ्त में इलाज करा सकते हैं, या अगर आप पैसा दिए हैं तो वो आपको वापस फिर दे दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें मजदूरों के साथ भी हैं क्या? उनको भी रिटायरमेंट के बाद या फिर अगर मान लीजिए उनके साथ कुछ समस्याएं हो जाती हैं, आगे वो बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे समय में उनको प्रोटेक्शन है क्या? उनके लिए उनकी सैलरी पता चला कि कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो डिसेबल्ड हो गए तो उनको निकाल दिया गया, तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तो ये उसके लिए एक्ट बनाया गया है कि कैसे आप उसको, क्या क्या उसमें कटौती की जाती है। आप पीएफ का नाम सुने होइएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का नाम सुने होइएगा, वो काटा जाता है और जमा किया जाता है सरकार के निधि में, जो उनके भविष्य को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो जाके आप जानेंगे। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिएगा कि डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और थोड़े घुमाए फिराए सवाल भी आ रहे हैं, और सीधा सीधा जैसे 50 मार्क्स का क्वेश्चन एक है, तो एक क्वेश्चन है तो उसमें आपको समस्या हुई कितनी बातें लिखें। तो अब इन लोगों ने क्या किया, शॉर्ट आंसर, जो पिछले भी आप 65th वाले में भी देखे होइएगा कि शॉर्ट नोट्स 3 दिए थे, तो अब देखिए इसमें भी एक शॉर्ट नोट दिया गया है, और टॉपिक्स कितने हैं, 1 2 3 टॉपिक हैं। तो आपके पास तीन क्वेश्चंस हो गए। तो देखिए सीधा पूछ रहा है कंटेम्प्ररी चैलेंजेज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, श्रम विधानों की समकालीन चुनौतियां। तो आप देखिएगा पैटर्न में काफ़ी बदलाव आ रहा है। आप अगर करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो लेबर से रिलेटेड कोई भी अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं उसको ज़रूर नोट कीजिए, उनकी समस्याओं के बारे में जानिए, उन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे देखना है, और आप उसको कोरिलेट कीजिए कि किस लॉ में इसके लिए है कि नहीं व्यवस्था, इनके प्रोटेक्शन की कोई ना कोई है कि नहीं। आप ऑर्गेनाइज्ड ही क्या, असंगठित क्षेत्र में भी देख लीजिए कि उनके लिए कुछ कानून है कि नहीं। तो इसके बियॉन्ड हम जाएंगे, जो सिलेबस है उसके थोड़ा सा बियॉन्ड जाना है, करंट अफेयर्स को भी उसमें इनकॉर्पोरेट करना है, तो जाके बेहतर तैयारी हो पाएगी आपकी। उसके बाद दूसरा प्रश्न तो सीधा सीधा सवाल है, इसको आप एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, 3 बार 4 बार देख लीजिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, ये भी आपका करंट अफेयर्स से है। तो जो सरकार की जो योजनाएं हैं बच्चों से रिलेटेड, जो लेबर डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है खास करके भारत सरकार का, उसके ऊपर नज़र डालेंगे हम लोग। बिहार सरकार का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके ऊपर हम थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे, और जो भी नई योजनाएं हैं, श्रमेव जयते आप सुने होइएगा, उनके लिए एक नए कार्ड की व्यवस्था की जा रही है जिसमें ऑनलाइन कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों को भी हम इसमें हम शामिल करेंगे अपने जो डिस्कशन में, तो जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो बस यहीं तक है। आपको 2 साल का मैंने प्रश्न भी दिखाया, और इन सब चीज़ों को, जितने भी टॉपिक्स अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे अपने क्लास में। तो इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को समाप्त करता हूँ, और फिर से मैं कहूँगा कि आपके पास कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई भी जानकारी हासिल की हो, तो मैंने पिछले जो आपको पीपीटी में जो फ़ोन नंबर दिखाया था उसके ऊपर आप संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिर से मैं बता दूं कि ये जो क्लास होगा मेरे द्वारा और आर कुमार सर के दोनों लोग इसका क्लास लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े और LSW में आप बेहतर से बेहतर मार्क्स पाएं। इसके साथ मैं इस आज की कक्षा को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।